हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। यहाँ पे हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का। और यहाँ पे मेरे तरफ से आपको बाइलिंगुअल में यानी दोनों भाषाओं में नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे इसको कवर किया जा रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, 0 लेवल से। और जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसके लिए ये नोट्स जो है, ये लेक्चर जो है, ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने जा रहा है। तो अगर आप किसी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सारी चीज़ें कवर की जा रही है, तो अच्छे से बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 का पहला चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर। लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी संविधान का निर्माण, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, आज हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक जो है वो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की मांग। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का गठन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ठीक है। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की समितियां। मेजर कमिटीज, बड़ी समितियां। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की आलोचना। तो इसको मैंने 2 पार्ट में रखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे भाग 1 हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और ये वाला भाग 2 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे ये 1 2 3 4 5 टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे संविधान सभा के निर्माण का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। शुरुआत किस तरह से हमारे संविधान सभा का संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है हमारे पॉलिटी का, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो वर्किंग एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का कार्य और उद्देश्य संकल्प, आज हम लोग इसके बारे में कवर करेंगे। किस तरह से संविधान सभा के द्वारा कार्य किए जाते थे और उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उनके उद्देश्य संकल्प क्या थे, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग ये वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एम एन रॉय के बारे में। याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1934 का वह दौर था जब हमें लग रहा था कि अब हमारा भारत आज़ाद होने वाला है। भारत के आज़ाद होते ही भारत को एक संविधान की ज़रूरत थी, और संविधान की ज़रूरत करने को लेकर के संविधान सभा का निर्माण होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि संविधान का निर्माण कौन करेगा, संविधान कौन बनाएगा, तो संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो संविधान सभा का विचार यहाँ पे एम एन रॉय के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था 1934 में। इसी चीज़ को लेकर के 1935 में जो कांग्रेस जो थी INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहली बार आधिकारिक रूप से डिमांड की संविधान सभा का ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये ध्यान रखिए कि हमें अपने संविधान सभा का निर्माण करना है, हमें अपने संविधान सभा के लिए उनके द्वारा मांग रखी गई। 1938 में क्या बोला गया, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 को यहाँ पे कांग्रेस के तरफ से साफ साफ बोल दिया सभी लोगों को कि हमें आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के तरफ से सभी लोगों को ये घोषणा कर दी, सभी लोगों को बताया कि आज़ाद भारत का संविधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको फ्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके निर्माण में किसी भी बाहरी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की बात है, हमारे भारत की बात है, और हमारे भारत में जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे अकॉर्डिंग होगी, किसी भी बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग निर्माण नहीं किया जाएगा हमारे संविधान का। ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू के तरफ से 1938 को,
ठीक है। और उनके द्वारा ये भी बोल दिया गया कि जो भी संविधान सभा जो होंगे, संविधान सभा जो भी होगी, ठीक है, उस सभा में जितने भी सदस्य होंगे वो सारे सदस्य चुन करके आएंगे। ये भी साफ साफ बोल दिया गया, एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू सारे पर्सन, जितने भी सदस्य होंगे संविधान सभा में, जितने भी सदस्य होंगे वो सारे इलेक्ट होकर के नियुक्त होंगे। ये भी बात इनके द्वारा साफ साफ कह दी गई कि यहाँ पे कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा, कोई भी मनोनीत नहीं होगा, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसकी घोषणा 1938 को कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने सभी भारतवासियों को कर दी, ठीक है। इसके बाद इन जो हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि हमें संविधान सभा का निर्माण करना है। तो इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के तरफ से, और लेकिन ये डिमांड को एक्सेप्ट कब किया गया? अगस्त ऑफर के रूप में। अगस्त ऑफर कब था? 1940, याद रखिएगा, अगस्त ऑफर। ये ऑफर जो था अगस्त में इसको एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए इसका नाम अगस्त ऑफर रखा गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इस डिमांड को, हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन उन्होंने एक स्टार मार्क्स बना दिया, उन्होंने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रखा? देखिए 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये भारत आए और इन्होंने एक ड्राफ्ट हमारे सामने रख दिया जो कि ब्रिटिश सरकार का था। जो प्रपोजल था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वो हमारे समक्ष रखा कि आपके द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है, उनके द्वारा बोला जा रहा था कि आपके द्वारा जो संविधान सभा के निर्माण की डिमांड की जा रही है, हम उसको पूरी करेंगे, हम उसको कर देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा था? इस टाइम पे वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। कब से कब तक वर्ल्ड वार 2 चला है? वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कब आए थे? 1942 में, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके द्वारा ये प्रपोजल रखा गया स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा कि आपकी जो डिमांड है संविधान सभा की, वो हम पूरी कर लेंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, हम उसका निर्माण कर देंगे। लेकिन कब करेंगे? जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होगा उसके बाद। ये बात यहाँ पे, तब तक आप हमारा सहयोग करें वर्ल्ड वार 2 में, ये बात बोली जा रही है स्टैफोर्ड क्रिप्स की तरफ कि भारत जब इंग्लैंड का, ब्रिटिश का जब सपोर्ट करेगा वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद अपनाए जाने के एक स्वतंत्र संविधान के गठन में ब्रिटिश सरकार का यह प्रस्ताव रखा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि हम आपका जो डिमांड है संविधान सभा का निर्माण करके, हम संविधान को निर्माण करें तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ये बात बोला गया। और वर्ल्ड वार 2 में हमारा सहयोग मांगा गया। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ये भी प्रपोजल रखा गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जो उनको भेजा गया था। क्रिप्स का जो प्रपोजल था उसको पूरी पार्टी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया साफ साफ, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि क्या पता हम लोग अगर सहयोग करें तो ये क्या पता वर्ल्ड वार 2 के बाद भी हमें धोखा दे दे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को कई दलों द्वारा क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। और एम.के. गांधी ने इनको तो क्या कहा था? ये जो प्रपोजल इनके द्वारा रखा गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, उसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब देखिए, एक इसको समझने का बहुत अच्छा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज के डेट में अगर आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो 2 तरह का ऑपरेटर होता है। एक होता है प्रीपेड सिम यूज़ करते हैं ना, प्रीपेड, और एक होता है पोस्ट पेड, है ना। आप भी जो सिम यूज़ कर रहे होंगे, आपके पास भी जो भी ऑपरेटर का सिम होगा, या तो प्रीपेड का होगा या तो पोस्ट पेड का होगा। दोनों में अंतर क्या है? इसमें आपको सर्विस के पहले पेमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट बिफोर सर्विस करनी पड़ती है ना। यानी जब आप रिचार्ज करेंगे तभी तो आपको टॉक टाइम्स वगैरह मिलेंगे प्रीपेड में, लेकिन पोस्टपेड में ऐसा नहीं होता। पोस्टपेड में क्या बोला जाता है कि आप सर्विस यूज़ करें, है ना, सर्विस यूज़ कर ले पहले और पेमेंट आप क्या करें? बाद में करें, पेमेंट आफ्टर सर्विस। यानी सर्विस आपको जितना मंथ में जितना बात करनी है आप बात कर ले, मंथ के एंड में आपका पेमेंट रिलीज़ किया जाएगा, वो पेमेंट आपका जनरेट किया जाएगा और फिर आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा कि आपने पूरे मंथ में कितना बात की। तो यही बात यहाँ पे बोला गया एम.के. गांधी के द्वारा कि इनका जो प्रपोजल था वो पोस्ट डेटेड चेक था, यानी आप वर्ल्ड वार 2 के बाद हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कोई भी बातों पे भरोसा अब नहीं रहा भारतीयों को, जैसा कि अब तक वो करते आए हैं भारतवासियों की तरफ से, ठीक है। तो एम.के. गांधी, याद रखिएगा किसके द्वारा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? तो एम.के. गांधी के द्वारा, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। मुस्लिम लीग
जो हमारे में से जो मुस्लिम जो गुट था, ठीक है, जो अलग हो गए थे हम लोगों से, किसके द्वारा अलग किए गए थे? चलिए मुझे बताइए। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, होमवर्क है आपका, बताइएगा कि हमारे यूनिटी में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम यानी अलग मताधिकार का अधिकार जो दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो दिया हुआ था वो मुस्लिम का किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, मुस्लिम का किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने संविधान सभा का तो मांग किया था, मुस्लिम लोगों ने अपना खुद का भी संविधान सभा का निर्माण मतलब डिमांड कर दिया कि हम यहाँ पे संविधान सभा 2 बनेंगे, एक हमारे लिए भी बनेगा, मुस्लिम का जो गुट था, मुस्लिम के ग्रुप थे उनके द्वारा, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से नेतृत्व किया जा रहा था, उनके तरफ से भी अलग संविधान सभा का डिमांड रख दिया गया अंग्रेज के सामने। ठीक है, फाइनली कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आए और उन्होंने जो दो संविधान सभा का डिमांड रखा गया था उसको क्या कर दिया गया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, कैबिनेट मिशन जो आए थे भारत, जब मुस्लिम लीग ने अपना अलग संविधान सभा का निर्माण करने को लेकर के बात रखी थी, तो उनके द्वारा कैबिनेट मिशन की तरफ से ये चीज़ को पूरी तरह से, इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया कि संविधान सभा एक ही बनेगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, आइए अब संविधान सभा के संरचना करने की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाता हुआ चलो, चीज़ों को समझते हुए चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। CA was discontinued on November 1946, ये ध्यान रखिएगा, संविधान सभा व डिसकंटिन्यूड यानी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत नवंबर 1946 में CA को बंद कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। याद रखिएगा, CA का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन हमेशा निकल के आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने CA का निर्माण किया था। ये ध्यान रखिएगा, CA का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा का जो फार्मूलेट किया गया था, जो निर्माण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, आइए इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण को लेकर के यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की बात कही गई, टोटल कितने सीट्स होंगे संविधान सभा में टोटल होंगे 389 सीट्स। ठीक है, 389 सीट्स, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया यानी जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था भारत में, ठीक है, ये 1946 की बात कही जा रही है, ध्यान रखिएगा, भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे बात कही जा रही है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के पास 296 सीट्स हो, 296 सीट्स होगा। बाकी जो एरिया बचे जैसे प्रांतीय स्टेट है ना, प्रांतीय स्टेट जहाँ पे राजा महाराजा रजवाड़े लोग जो रहते थे, वो कितने बच गए, 93 सीट्स उनके पास होंगे, 93 सीट्स। तो 296 और 93 कितने हो गए, तो 6 3 9 9 9 18 2 1 3 389 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से सीट का विभाजन किया गया कि संविधान सभा में 296 सीट्स उन एरिया पे होगा जो ब्रिटिश इंडिया के पास है, और प्रांत के पास जो एरिया है उसमें 93 सीट्स आपके होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस ये याद रखिएगा 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किया गया था। ठीक है, इधर वाला इंपॉर्टेंट है, टोटल 389 स्ट्रेंथ था। 93 जो थे वो किसको दिए गए थे, वो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे, ये ध्यान रख सकते हैं। जितने भी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट हैं, प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित, मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे सीट्स आवंटित ज़्यादा की गई है, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पे संविधान सभा का सीट जो है वो कम है। ठीक है, चलिए आपका दूसरा होमवर्क ध्यान से समझिएगा। आज के डेट में लोकसभा में, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा में मैक्सिमम सीट लोकसभा में किस राज्य का है उसका नाम बताना। ठीक है, फिर बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बताइएगा। और झारखंड का भी बता दीजिएगा क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था, तो झारखंड में आज के डेट में कितना सीट है लोकसभा में, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो एरिया बड़ा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा होंगी, जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पे सीट्स भी कम होगी। यही रीज़न है कि आपको हर राज्य में अलग अलग प्रपोर्शन के लेवल पे आपको सीट्स देखने को मिलेगा आज के डेट में लोकसभा का। ठीक है,
तो ब्रिटिश जो प्रोविंस था, जहाँ जहाँ पे अंग्रेज जो एरिया पे कब्जा कर रखे थे, जहाँ पे अंग्रेज का शासन था, उनको 3 भाग में बांट दिए गए। वहाँ की कम्युनिटी को, वहाँ के समुदाय को, ये भी क्वेश्चंस निकल के आया हुआ है कि अंग्रेज प्रांत में, ब्रिटिश प्रांत में जो लोगों को किन किन पोर्शन में डिवाइड किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, याद रखिएगा, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ये ध्यान रखिएगा। मुस्लिम, सिख और सामान्य के लेवल पे, अनुपात के आधार पर यहाँ पे इनको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। मेंबर्स इलेक्टेड बाय ऑन ए कम्युनिटी बाय द प्रो, देखिए जो प्रांत वाले एरिया थे, ठीक है, जो प्रांतीय, जहाँ पे राजा रजवाड़े लोग रहते थे, उनके द्वारा बोला गया कि वहाँ के लोगों को जो इलेक्ट किया जाएगा वो खुद के समुदाय के द्वारा वहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट किया जाएगा। ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वहाँ पे ये शब्द को बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो हेड है उनको नॉमिनेट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नॉमिनेट, देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला गया था 1938 में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कि हम लोग संविधान सभा का निर्माण करने जा रहे हैं ताकि हम लोग संविधान का निर्माण कर सकें, और उसके लिए हमें जो सीए के जितने भी सदस्य नियुक्त होंगे वो सारे इलेक्ट होकर के नियुक्त किए जाएंगे, कोई भी नॉमिनेट होकर के नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये निगेटिव यानी डीमेरिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जितने भी राजा रजवाड़े वाले जो राज्य थे वहाँ पे नॉमिनेट हो रहे थे, वहाँ पे इलेक्ट नहीं होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य चुने जा रहे थे, वहाँ पे नॉमिनेट होकर के वहाँ के सदस्य को चुने जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए संविधान सभा को आंशिक रूप से क्या बोला गया, निर्वाचित, और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय बोला गया, यानी संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य में कुछ सदस्य आपके वोट के थ्रू चुन करके, चुनाव के थ्रू वहाँ पे पहुँचे हैं, और कुछ लोग नॉमिनेट होकर के, कुछ लोग सेलेक्ट होकर के, कुछ लोग को डायरेक्ट वहाँ पे एंट्री दे दी गई है, संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया। ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो घोषणा की गई थी उसके विपरीत आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, क्लियर। देखिए जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड यानी जो डायरेक्ट सीधे चुनाव होकर के सीधे चुन करके जो सदस्य संविधान सभा में नहीं नियुक्त हो रहे, वो हो रहे प्रोविंशियल असेंबलीज की, यहाँ पे जहाँ पे राजा रजवाड़े का शासन हुआ करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इलेक्शन होगा, है ना, तो अगर वो हार गए तो वो भी आम नागरिक की तरह वहाँ पे उनके साथ ट्रीट किया जाएगा, उनके सारी संपत्ति वगैरह छीन ली जाएगी। तो उसी बात के डर से वहाँ पे नॉमिनेशंस कि हम संविधान सभा में जुड़ेंगे जरूर, लेकिन तब जुड़ेंगे जब हमें एज इट इज़ संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। ये प्रस्ताव रखा गया था। जितने भी राजा रजवाड़े लोग थे उनके एरिया, जो राजा वगैरह थे, जो उनका प्रांत था, उस प्रांत के लोगों को 93 सीट्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो संविधान सभा का पहला इलेक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था, वो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। कब हुआ था संविधान सभा के चुनाव, कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी। कांग्रेस के पास कितनी सीटें जीती थी, 208 सीट। मुस्लिम ने टोटल कितने सीट जीती थी, 73 सीट जीती थी, और स्वतंत्र ने 15 सीट जीता था। याद रखिएगा 208, 73, 15, याद रहेगा, ठीक है। 296 आपने यहाँ देखा होगा, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, 93 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। टोटल सीट्स कितनी थी, 389 थी ना, 389 पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, अरे अभी टोटल सीट्स पढ़ा था ना, कितना है 389, लेकिन इलेक्शन तो यहाँ पे 296 सीट्स पे ही आपको देखने को मिलेंगे। 93 सीट्स वैकेंट रह गई, रियासतों को आवंटित 90 सीटें नहीं भरी गई। क्यों, क्योंकि संविधान सभा से के इलेक्शन में वो हिस्सा ही नहीं लिए। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिए, उनको डर था कि अगर वो चुनाव हार जाएंगे तो उनकी सारी जो पावर है, जो आज के डेट में वो जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो सब उनसे छीन ले जाएगा, वो भी आम नागरिक हो जाएंगे कल से। इस डर से वो उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए और 93 सीट्स वैकेंट रह गया। असेंबली में भारतीय समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधि शामिल थे।
सभी वर्ग के। देखिए जो संविधान सभा थी उसमें सभी तरह के सेक्शन के लोग वहाँ पे मौजूद थे, सभी वर्ग के लोग मौजूद थे, सभी वर्ग के सदस्य वहाँ पे थे। ऐसा कोई नहीं था कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग ही वहाँ पे सदस्य बन सकते हैं। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख्स भी थे, पारसी भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, क्रिश्चियन भी थे, SC ST भी थे, वुमेन्स भी थी, महिलाएं भी थी। महिलाओं का वर्ग भी आपका संविधान सभा में के सदस्य के रूप में था। ठीक है। असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ दैट टाइम। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाता है। संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कौन महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, कौन बहुत बड़े पर्सनालिटी वहाँ पे उस संविधान सभा में मौजूद नहीं थे। तो 2 लोग नहीं मौजूद थे क्योंकि उन्हें संविधान सभा से कोई भी लेना देना नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। ये 2 महान व्यक्ति आप देख सकते हैं, पर्सनालिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया उस टाइम पे वहाँ पे महात्मा गांधी और अहमद जिन्ना। उस संविधान सभा का जो इलेक्शंस हो रहे थे या जो भी जिस तरह से संविधान सभा का गठन हो रहा था उसमें कहीं पे भी ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा का कार्य, कैसे संविधान सभा कार्य करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को CA की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सिर्फ 211 सदस्य भाग लिए थे। देखिए 389 सीट्स थी टोटल, इलेक्शन टोटल 296 सीट्स मौजूद थे वहाँ पे उस टाइम पे इलेक्शन में, और जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें 211 लोग ही शामिल थे। समझ में आ रहा है? सिनेरियो सभी को क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? तो ये चीज़ें थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। यहाँ तक तो याद रखिएगा, चुनाव में मुस्लिम जो थे वो भाग लिए थे। कितना सीट जीते थे मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम के पास 73 सीट्स। अब 73 सीट्स के 73 सीट्स आपके बॉयकॉट कर दिए थे पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा तो लिया था, लेकिन उन्होंने जो बैठक हुई थी संविधान सभा की उसमें वो बॉयकॉट कर गए। ठीक है, बॉयकॉट कर गए और उन्होंने अलग से सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की डिमांड रख दी। सेपरेट अलग राज्य बैठक का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा की पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सभी लोग नए थे वहाँ पे, तो फ्रेंच प्रैक्टिस में ये कहता है कि जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो सबसे बड़े जो हैं उनको मुखिया बना दो, अगर कोई मुखिया नहीं है उस ग्रुप का। तो उस समय कोई भी हेड नहीं था संविधान सभा का, तो उस समय सबसे जो बड़े थे, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी अभ्यास के तहत उनको विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। टेम्पररी प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है। संविधान सभा में टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आइए 11 दिसंबर की बात करते हैं। 2 दिन बाद, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, SC मुखर्जी को विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। BN राव को वहाँ पे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, फिर 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद वहाँ के अध्यक्ष बन गए थे संविधान सभा के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प की बात करते हैं हम। क्या क्या उद्देश्य संकल्प रखे गए? फिर 2 दिन के बाद तीसरी बैठक हुई, पहले 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को। इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प असेंबली के सामने रखा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प यहाँ पे असेंबली के सामने रखा 13 दिसंबर को, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया कि अब हमें अपना संविधान सभा का तो निर्माण हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है? अपने संविधान को निर्माण करना है, संविधान की संरचना करनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मूल सिद्धांतों और फिलॉसफी का ध्यान रखते हुए हमें संविधान के स्ट्रक्चर का निर्माण करना है।
क्या क्या होना चाहिएगा? सबसे पहला चीज़ कि हमारा संविधान इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी बाहर के लोगों का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए हमारे संविधान के निर्माण में। ये बात यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही जा रही है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि उद्देश्य संकल्प संविधान सभा में किसने रखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कब रखी थी? 13 दिसंबर 1946 को रखी थी। ठीक है। संविधान दूसरा क्या होना चाहिए? सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या हो गया? अपना डिसीजन खुद लेना, अपने डिसीजन में किसी का भी हस्तक्षेप ना होना, जो अपना डिसीजन खुद ले सके। क्योंकि अब भारत जो है, भारत का संविधान सभा जो है, संविधान सभा का निर्माण हो चुका था। अब भारत को अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है और उसमें हमें किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। हमारे लोगों में क्या क्या कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो हमें हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए। ठीक है। सोवरेन मतलब होता है अपना डिसीजन खुद लेना। ठीक है। तो हम अब उस लेवल पे हैं कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकेंगे, हमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब है गणराज्य, यानी यहाँ के जो हेड हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, वो जो इलेक्ट होंगे वो इलेक्ट होकर के पहुँचेंगे, इलेक्ट होकर के पहुँचेंगे, ना कि नॉमिनेट होकर के पहुँचेंगे। इलेक्टेड हेड होने चाहिए, यानी जो हेड होने चाहिए वो इलेक्ट होकर के पहुँचना चाहिए, ना कि नॉमिनेट होकर के पहुँचना चाहिए। नॉमिनेट होकर के सिलेक्शन होना चाहिए, मनोनीत नहीं होना है, चुन करके आना चाहिए, ताकि हमारा संविधान का फ्यूचर गवर्नेंस तैयार किया जा सके, भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार किया जा सके। ठीक है। तो ये संविधान के कुछ पोर्शन थे, कुछ पार्ट थे, ये ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। ये सारी बातें संविधान सभा को। और क्या बोली जा रही है? क्षेत्र, टेरिटरीज की बात यहाँ पे कही जा रही है। इंडियन स्टेट्स, अदर पार्ट ऑफ इंडिया आर आउटसाइड इंडिया एंड स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज आर विलिंग टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू द इंडिपेंडेंट सॉवरेन ऑफ इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ देम ऑल। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से कि जो भारत के बाहर जो भी एरिया है, जो भी राज्य हैं, जो भी टेरिटरीज हैं, अगर वो स्वतंत्र संप्रभुता भारत में मिलना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनके साथ मिलकर के एक संघ बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, सभी को मिला करके हम संघ का निर्माण करेंगे, ये बात कही जा रही है। कैसा भारत का निर्माण करने जा रहे हैं? तो इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया का अगर आपको हिस्सा बनना है तो इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। जितने भी पावर्स एंड अथॉरिटी हैं जो सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं, वो सब के सब कहाँ से आएंगे? यानी संप्रभु स्वतंत्र भारत के सभी शक्तियाँ और प्राधिकरण लोगों से प्राप्त किए जाएंगे। यानी सीधे के सीधे यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, यहाँ पे सारे के सारे पावर कहाँ से निकल के आएंगे? यहाँ की जनता से निकल के आएंगे। ये सारी बात यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की तरफ से उद्देश्य संकल्प में संविधान सभा को बताई जा रही कि रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, साफ साफ कही जा रही है। यहाँ पे किसी भी राजा वगैरह का वैसा कोई भी रूल्स नहीं चलेगा, कोई भी आपके ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो लोगों के अकॉर्डिंग होंगी। लोग जिसे चाहेंगे मुखिया बनाना, लोग जिसे चाहेंगे नियुक्त करना हेड, जो लोग जिसे चाहेंगे प्रेसिडेंट नियुक्त करना, जो इस कंट्री का हेड नियुक्त करना, वो लोगों के द्वारा ही चुन करके बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। इसके द्वारा गारंटीड भी कही जा रही है कि जो भी पीपल ऑफ इंडिया का हिस्सा बनेंगे, जो भी भारत के लोग होंगे, उन्हें गारंटी दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी, सुरक्षा दिया जाएगा। किस चीज़ को लेकर के? जस्टिस को लेकर के, न्याय को लेकर के, सोशल को लेकर के, सामाजिक को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के, आर्थिक को लेकर के, पॉलिटिकल को लेकर के, राजनीतिक को लेकर के, इन सभी क्षेत्र में उनको गारंटी दी जाएगी, सिक्योर्ड किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान किया जाएगा जो भी भारत के लोग होंगे। ये बात भी यहाँ पे उद्देश्य संकल्प में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बताई जा रही है। ठीक है। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जितने भी डिप्रेस्ड क्लास हैं, जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। गणराज्य के क्षेत्र में अखंडता को बनाए रखेंगे, यानी किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं होगा, इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा। रिपब्लिक के टेरिटरी में ये ध्यान, गणराज्य के क्षेत्र में मेंटेन किया जाएगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। भारत की जो भूमि है
भारत का जो समुद्र एरिया है, भारत की जो हवाएं हैं, उन सभी एरिया पे सोवरेनिटी, सोवरेन राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जस्टिस को लेकर के, लॉ को लेकर के, यहाँ के सिविलाइज नेशन को लेकर के सार्वभौम अधिकार यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ये ध्यान रखते चलिए। प्राचीन भूमि दुनिया में अपना सही और सम्मानित स्थान प्राप्त करती है और विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण और तत्पर योगदान देती है। तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। तो जो भारत में मिलना चाहते हैं भारत में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भारत के लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। उद्देश्य संकल्प में जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से ये सारी बात बताई जा रही है। जितने प्राचीन भूमि है उन सभी को एक ऑनर्ड प्लेस के रूप में दुनिया में जाना जाएगा, सम्मानित स्थान की प्राप्ति उनको होगी। हेरिटेज कहते हैं ना, हेरिटेज साइट्स, विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहाँ पे जाना जाएगा। उनको एक प्रॉपर अधिकार मिलेगा विश्व शांति को बढ़ावा देने को लेकर के, वर्ल्ड पीस को यहाँ पे प्रमोशंस यहाँ पे किए जाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के। ठीक है, चलिए आज का अंतिम पोर्शन चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट कवर करते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। जब उद्देश्य संकल्प रखा गया, बताया गया जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को, तो जो प्रिंसली स्टेट, अभी तक जो राजा महाराजा वाले जो एरिया थे, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, याद है 389 टोटल सीट्स थी, 296 पे ही इलेक्शन हुए थे, 93 सीट्स जो राजा महाराजा वाले थे वो इसमें हिस्सा नहीं लिए थे, डर के मारे कहीं उनसे उनका अधिकार न छीन लिया जाए। तो जो संविधान सभा से दूर थे, प्रिंसली स्टेट, रियासतें वाले जो क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे शामिल होना स्टार्ट हो गए संविधान सभा में। 28 अप्रैल 1947 को 6 स्टेट 5 ईयर पार्ट ऑफ असेंबली, टोटल 6 स्टेट थे उस टाइम पे, जिसमें से 5 जो थे वो असेंबली का हिस्सा थे। 28 अप्रैल 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया। ठीक है, जहाँ पे कंट्री का विभाजन कैसे करना है वो सारी बातें यहाँ पे रखी गई। और मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट्स इनटू द असेंबली, जिनमें से बाकी जो भी बचे हुए थे, धीरे धीरे करके जो बचे हुए थे संविधान सभा में, जो नहीं जुड़े थे रियासत से, वो भी इस टाइम पे 3 जून 1947 को शामिल हो गए। तो अन्य रियासी सीटें भी, प्रतिनिधि भी इसमें ज्वाइन कर गए, ये ध्यान रखिएगा। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो इंटर द असेंबली। तो मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लोग जो भारत में जो रहना चाहते थे, भारत के तरफ से जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग जो थे इंडियन डोमिनियन के, वो भी विधानसभा में प्रवेश कर लिए, वो भी असेंबली में शामिल हो गए। ये सब का सब जो हो रहा है वो कैसे हुआ, जब उद्देश्य संकल्प रखा गया जवाहरलाल नेहरू की तरफ से 13 दिसंबर को 1946 को। उस टाइम पे, उसके बाद जब सारी बातें रखेगी कि हमारा भारत कैसा होगा, जब सभी लोग उसके बारे में जाने कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की, तो मुझे बेनिफिट्स यहीं भारत में रहने की है, तो ये भारत में सभी लोग जो दूर थे संविधान सभा से, वो धीरे धीरे संविधान सभा को ज्वाइन करने लगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द फैमिली, यानी विधानसभा के पदों में 3 बदलाव लाए गए 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। असेंबली मेड अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी। अब असेंबली जो था वो पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गया। संप्रभु निकाय मतलब अभी मैंने बताया, असेंबली अब अपना खुद डिसीजन खुद लेता है और ले रहा है। फुल्ली सॉवरेन बॉडी, यहाँ पे किसी भी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी बाहरी का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं एक्सेप्टेड है। विच कुड फ्रेम, अब जा करके अब हमें संविधान सभा का निर्माण हो गया, अब संविधान का निर्माण, संविधान को फ्रेम करना अब जरूरी हो गया। अब संविधान को यहाँ पे निर्माण किया जाना स्टार्ट किया जाएगा। अधिनियम ने भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बदलने के लिए विधानसभा को सशक्त बनाया। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से किसी भी कानून को संविधान के अल्टर करने को लेकर के यहाँ पे कानून को सारी चीज़ क्या की गई, सशक्त बनाई गई, एम्पावर किया गया, एक्ट को एम्पावर किया गया असेंबली के, ताकि किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस कानून को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से ये सशक्त बनाया गया कि भारत संविधान सभा ना कर सके। क्योंकि अभी भारत आज़ाद थोड़ी ना हुआ है, भारत आज़ाद तो नहीं हुआ। असेंबली बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, विधानसभा एक विधायी निकाय बन गई जहाँ पे 2 सेपरेट फंक्शन होते थे। देखिए 2 सेपरेट फंक्शन, 2 चीज़, एक बॉडी जो थी, दो बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक संविधान का निर्माण करने लगी, आज़ाद भारत के संविधान को बनाने लगी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक
कानून को, देश के कानून को बनाने को लेकर के, साधारण कानून बनाने को लेकर के काम कर रहे थे, जिसको हेड कर रहे थे जेवी मावलंकर। ठीक है, तो 2 बॉडी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तरफ से, संविधान सभा की तरफ से काम किए जा रहे थे। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, एक जेवी मावलंकर की अध्यक्षता में। 2 फंक्शंस कंटिन्यूड, ये 2 काम लगातार कब तक होते रहे? 26 नवंबर 1949। यही डेट क्यों नियुक्त किया गया बताइए मुझे, एक्सप्लेन कीजिएगा कि 26 नवंबर 1949 तक ही ये दोनों कार्य क्यों हुए। ये आपका होमवर्क है, यही डेट क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं। ये जो टास्क जो यहाँ पे 2 फंक्शन के द्वारा किया जा रहा था वो इसी डेट को तक ही क्यों चला? कोई और डेट भी तो हो सकता था, तो ये डेट क्यों नियुक्त किया गया, ये आपका होमवर्क है, बताइएगा। 2 कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे, जब संविधान बनाने का कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग मेंबर विदड्रॉ फ्रॉम द, अब जो मुस्लिम सीटें थी, कितनी मुस्लिम सीटें थी? मुस्लिम सीटें कितनी थी जल्दी बताइएगा। चलिए ये भी होमवर्क है। संविधान सभा में 389 टोटल सीट्स थी ना, उसमें मुस्लिम सीट्स कितनी थी वो आपको बताना है। ठीक है, वो अपना सीट आप विड्रॉ कर लिए, संविधान सभा से वो हट गए, संविधान सभा से हट गए। और अब जो था संविधान सभा में कुल कितने सीट बची? 299 सीट्स बची। पहले कितनी थी? 389। ठीक है, तो विधानसभा की कुल ताकत कुल स्ट्रेंथ 389 के मुकाबले घटकर 299 हो गई। मूल रूप से 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत तय की गई थी। तो 1946 में जो तय की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। उस समय टोटल सीट्स कितनी थी? 389। अब वो घट करके कितना हो गया? 299, जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया संविधान सभा से। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ कितना हो गया? 299। ठीक है, तो अभी बस इतना ही रहने देते हैं, है ना, अभी बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये वाला पोर्शन हम लोगों ने, ये वाला आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? आज हम लोगों ने कवर किया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया। ये हम लोगों ने डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की मांग कंप्लीट कर ली। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली भी कंप्लीट कर ली। संविधान सभा का गठन, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कंप्लीट कर ली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव भी कंप्लीट कर लिया। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये पार्ट 1 था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 था, आप यहाँ पे देख सकते हैं भाग 1। ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान सभा की समिति के बारे में डिस्कस करेंगे, बड़ी समिति के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस करेंगे और संविधान सभा की आलोचना के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, तो ये पूरा दूसरा चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा सारी चीज़ों को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जितने भी लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आपके नज़र में, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर्स को अटेंड कर सकें। बाइलिंगुअल्स में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी मई के क्लासेस के अगर आपको PDF चाहिए, मई के क्लासेस के जो PDF है, चाहे वो करेंट अफेयर के हो, पॉलिटी के हो, मॉडर्न हिस्ट्री के हो, अभी तो फ़िलहाल ये 3 क्लासेस चल रही हैं, इन सभी के सभी नोट्स आपको प्रोवाइड, मतलब 50+ PDF आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹249 में, 249 में। तो जिन लोगों को PDF की रिक्वायरमेंट हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, वहीं पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है तो यहाँ पे व्हाट्सअप की जगह आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप सारे चीज़ें अपडेट, आपको सारी चीज़ें मिल सकें मेरे क्लासेस के रिगार्डिंग। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइए कि डिसलाइक आपने क्यों किया। वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इस फैमिली को और बड़ा करने का प्रयास करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान सभा के निर्माण का संविधान के निर्माण का भाग 2 में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।